हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आप सभी का अपना चैनल स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 CBSE ज्योग्राफी के 4th चैप्टर एग्रीकल्चर को। ये वीडियो इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट वीडियो है। इसमें मैं कुछ ही टॉपिक्स को डील करूँगा और बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको आगे के पार्ट्स में मिलते जाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय पे उन सारे वीडियोस को देख भी सको। साथ ही में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी हम लोग काफ़ी अच्छे पोस्ट्स डालते हैं जो कि आपके नॉलेज को और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर से फॉलो कर लेना। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही में आप हमें सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। स्टडी क्लब 07 हमारा हैंडल है, दोनों ही जगह पे आप सर्च करके हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो बहुत हुई बात, नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस पार्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इस पार्ट में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसमें हम लोग फार्मिंग के कितने टाइप्स होते हैं उनको डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली फार्मिंग के 3 टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग। इन तीनों टाइप को हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं और इस चैप्टर की जितने भी टॉपिक्स बच जाएंगी वो जैसा कि मैंने कहा कि आपको आगे के पार्ट्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। इंडिया हमारा एक एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, इसलिए इंडिया हमारा एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। हमारी कंट्री की 2/3 पॉपुलेशन एंगेज्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के फार्मिंग आते हैं। पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा है कमर्शियल फार्मिंग। देखो, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, सब्सिस्टेंस। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें फार्मर जो है वो क्रॉप को इसलिए ग्रो कराते हैं ताकि वो अपने घर, अपने फैमिली के लिए यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्रॉप जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो नहीं करवाई जाती है। कमर्शियल पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप को ग्रो कराया जाता है, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर फार्मर जो क्रॉप्स उगाते हैं वो उसे अपने घर में यूटिलाइज करते हैं और इन केस अगर उस क्रॉप में से कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो उसे बाहर निकाल कर पास के मार्केट में सेल आउट कर देते हैं, खुद से ही जाकर, ठीक है, खुद से ही जाकर मार्केट में बैठकर वो उसे सेल कर देते हैं। और कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स को सिर्फ और सिर्फ सेल आउट करने के लिए ही ग्रो करवाया जाता है। और सेल आउट भी ये नहीं कि फार्मर खुद जाकर बाजार में बेच रहे हैं, बड़े पैमाने पे सेल आउट किया जाता है, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर में जो भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो देश के अलग अलग पार्ट्स में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, और इनफैक्ट कंट्री के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है इसे, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। होप आपको ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ फार्मिंग का। अब हम इन तीनों टाइप्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये फार्मिंग अभी भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, और ये छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड पे प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। अब छोटे छोटे लैंड पे क्यों की जाती है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली फार्मर अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने घर में यूज़ करने के लिए क्रॉप को ग्रो कराते हैं, तो उसमें छोटे छोटे पैचेस पे ही काम चल जाएगा, ठीक है। फार्मर के पास बेसिकली जितना लैंड होता है स्मॉल फार्मर के पास, ठीक है, वो उसी लैंड पे ही ग्रो करवाते हैं अपने क्रॉप को। प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स आर यूज्ड। तो इस फार्मिंग को प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि हो गया, डाउ हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गया, इन सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
इसमें बेसिकली फार्मर्स अपने हाथों का इस्तेमाल करके फार्मिंग करते हैं, ठीक है, और वे कुछ टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हो गया, डाव हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गया, ठीक है, इस तरह के कुछ टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम एडवांस मशीन का यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाता है इस टाइप ऑफ फार्मिंग में। फैमिली मेम्बर्स और कम्युनिटी लेबरर्स वर्क इन द फील्ड। फार्म लैंड पे फैमिली मेम्बर्स या फिर कम्युनिटी लेबरर्स जो है वो वर्क करते हैं। Depends upon monsoon, natural fertility of soil and other environmental conditions। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ही आप समझ लो कि पुराने समय का फार्मिंग, मतलब जब मशीन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे तब का फार्मिंग, ठीक है। इस टाइप की फार्मिंग अभी भी की जाती है कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में। ये जो फार्मिंग है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है नेचुरल मॉनसून पे, ठीक है। बारिश होगी तब वहाँ पे जो फसल है उसमें पानी जाएगा और वो ग्रो कर पाएगा। यहाँ पे कोई इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल में जो नेचुरल फर्टिलिटी प्रेजेंट है उसी पे ये फार्मिंग डिपेंड करता है। यहाँ पे बाहर से कुछ फर्टिलाइजर, कुछ मैन्योर वगैरह ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस, और जो भी अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस है उस पे ही ये फार्मिंग डिपेंड करता है। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो, इस फार्मिंग में जो प्रोड्यूस होगा लैंड से, यानी कि जो क्रॉप प्रोड्यूस होगा लैंड से, वो क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है। क्यों होती है? तो एक तो यहाँ पे किसी भी एडवांस मशीनरी का यूज़ नहीं किया जा रहा है, ऊपर से ना ही किसी तरह का मैन्योर, ना ही किसी तरह का फर्टिलाइजर यूज़ किया जा रहा है, और साथ में इरिगेशन भी नहीं की जा रही है, मानसून पे ये फार्मिंग डिपेंडेंट होता है। तो इन सब फैक्टर्स के कारण लैंड प्रोडक्टिविटी जो है लो होती है इस फार्मिंग में। लैंड प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर लैंड पर से कितना क्रॉप ग्रो कर पाएगा वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। बिकॉज नो फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न टूल्स आर यूज्ड। अब लैंड प्रोडक्टिविटी लो क्यों होते हैं? क्योंकि किसी भी तरह का फर्टिलाइजर्स या फिर मॉडर्न टूल्स यूज नहीं होता है। नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को अलग अलग नाम से जाना जाता है हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वाई स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं? फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स। इसमें क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं वो लैंड के पैचेस को क्लियर करते हैं और उस पर फिर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, फार्मर्स शिफ्ट and clear a fresh patch of forest by burning the plants into ashes over the land। असल में क्या होता है, फार्मर जिस भी लैंड पे फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी जब डिक्रीज हो जाती है तब क्या करते हैं फार्मर, एक फ्रेश लैंड को बनाते हैं फार्मिंग के लिए। फ्रेश लैंड कैसे बनाते हैं? तो फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर करके एक फ्रेश लैंड बनाते हैं, ठीक है। और वे फॉरेस्ट एरियाज को कैसे क्लियर करते हैं? तो वे असल में क्या करते हैं कि फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट्स हैं उसको बर्न कर देते हैं, उसको जला देते हैं, जलाकर उन प्लांट्स को एशेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फार्मर जो है वो न्यू पैच ऑफ लैंड कैसे क्रिएट करते हैं? तो फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को कट करके उनको जला देते हैं, ठीक है। जलाने से दो फायदा हुआ, एक तो नया लैंड उन्हें मिल गया फार्मिंग करने के लिए, और दूसरा जलाने से प्लांट्स एशेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। These ashes act as natural manure, और ये जो ashes है, ये जो राख है, ये नेचुरल मैन्योर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। फार्मर जब उस पर्टिकुलर लैंड पर प्लांट्स को बर्न करते हैं और वे एसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वे एसेस असल में नेचुरल मैन्योर की तरह काम आते हैं, ठीक है। वे मिट्टी में मिलकर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो फायदा दिख रहा होगा फॉरेस्ट को बर्न करने का, एक तो न्यू पैच ऑफ लैंड अवेलेबल हो जाता है फार्मिंग करने के लिए, और दूसरा जलाने से प्लांट्स एशेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि नेचुरल मैन्योर की तरह काम करते हैं। फार्मर एक लैंड से दूसरे लैंड शिफ्ट क्यों करते हैं?
क्योंकि जो पहला लैंड है जिसपे वे फार्मिंग कर रहे थे वहां की सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, अब देखो जब फार्मर न्यू लैंड पे शिफ्ट कर जाते हैं तो जो उनकी पुरानी लैंड है वो खाली रह जाती है, और उसके खाली रहने से क्या होता है, उस लैंड के खाली रहने से ये होता है कि उस लैंड की सॉइल फर्टिलिटी अपने आप नेचुरली रिप्लेनिश हो जाती है, वापस से आ जाती है। बहुत समय तक अगर हम किसी लैंड पे फार्मिंग ना करें तो उस लैंड पे जो सॉइल है उसका जो फर्टिलिटी है वो अपने आप नेचुरली रिप्लेनिश हो जाता है, अपने आप वापस आ जाता है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इस तरह से फार्मिंग करने में जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होता है वो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाता है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक फ्रेश पैच ऑफ लैंड को क्लियर किया जाता है, उस पर से फॉरेस्ट को काटा जाता है और फिर उसको वहीं पे बर्न कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और क्योंकि फार्मर अब न्यू लैंड पे शिफ्ट हो गए हैं तो जो उनका पुराना लैंड है वो खाली पड़ा रहेगा और वहाँ पे अपने आप जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी अपने आप रिप्लेनिश हो जाएगी कुछ समय के बाद। I hope this question is clear to you all. Other names of primitive subsistence farming. तो मैंने आपको बताया है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नाम बताने वाला हूँ। झूमिंग, असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। तो असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को झूमिंग फार्मिंग, झूमिंग कल्टीवेशन या झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। पमलोऊ, मणिपुर, दीपा इन बस्तर, छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इन जगहों पे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को पमलोऊ नाम से भी जाना जाता है। ये नेम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1 मार्क्स में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो ध्यान से इन नेम्स को लर्न कर लेना। और काफ़ी ज़्यादा इजी है ये, 1-2 बार आप ध्यान देकर पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि असम में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को किस नाम से कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा झूमिंग। ठीक है, बेवाड़ और दहिया मध्य प्रदेश, पोरू और पेंडा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में इसको पोरू या फिर पेंडा नाम से जाना जाता है। कुरुवा झारखंड, झारखंड में इसे कुरुवा नाम से जाना जाता है। अब आता है सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें फार्मर्स अपने पूर्ति के लिए, अपने यूज़ के लिए क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, और इसमें जो एक्स्ट्रा बच जाता है उनका अपना यूज़ करने के लिए निकाल कर, जो एक्स्ट्रा थोड़ा मोड़ा बच जाता है वो उसको खुद से जाकर पास के मार्केट में खुद से बैठ कर उसको सेल आउट कर देते हैं। इस टाइप ऑफ फार्मिंग में कमर्शियल पर्पज से क्रॉप को ग्रो नहीं करवाया जाता है। ठीक है, कमर्शियल पर्पज से कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है, जो कि हमारा अगला टाइप है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जब सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर अपने यूज़ के लिए ही क्रॉप को ग्रो करवाते हैं तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो एक ही होना चाहिए। फिर हमने इन्हें 2 टाइप में डिवाइड क्यों किया है, तो नहीं, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें होती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दोनों ही फार्मिंग में फार्मर भले ही अपने यूज़ के लिए क्रॉप ग्रो करवाएं बट वो होते अलग हैं। ठीक है, कैसे, तो देखिए, प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, इसमें इंटेंस लेबर लगता है। हाई अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल्स आर यूज्ड। तो इस टाइप ऑफ फार्मिंग में हाई अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल्स का यूज किया जाता है ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में किसी भी तरीके का बायोकेमिकल्स का यूज नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे बायोकेमिकल्स का यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। हालांकि दोनों ही किया जाता है फार्मर्स के द्वारा अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। इरिगेशन इज डन, तो इस टाइप ऑफ फार्मिंग में इरिगेशन की जाती है, जबकि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉनसून पे डिपेंडेंट होते थे किसी भी तरीके के इरिगेशन के लिए। लैंड प्रोडक्टिविटी इज हाई, इस टाइप ऑफ फार्मिंग में लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है।
जो एक बार में क्रॉप प्रोड्यूस होता है उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है कंपेयरिंग टू प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इस टाइप ऑफ फार्मिंग में प्रोडक्शन हाई कैसे हो जाता है, तो यहाँ पे इरिगेशन किया जाता है, यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लेबर किया जाता है यहाँ पे। तो इन सब कारणों की वजह से इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग देयर इज हाई प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर होता है एग्रीकल्चरल लैंड पे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वाई हाई प्रेशर। अभी हमने पढ़ा कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो हमारा लैंड होता है, एग्रीकल्चरल लैंड होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, काफ़ी हाई प्रेशर होता है उस पर। आखिर ऐसा क्यों? Due to successive sharing of land among successive generation, land has become smaller and smaller. तो देखो, पहले के लोगों के पास बड़ी बड़ी लैंड हुआ करती थी, ठीक है, बट जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जनरेशन के बीच में लैंड जो है वो बढ़ता गया, ठीक है, और सक्सेसिव शेयरिंग ऑफ लैंड के कारण क्या हुआ, लैंड स्मॉलर होते चले गए, ठीक है। तो प्रेजेंट जनरेशन जो है उनके पास जो लैंड अवेलेबल है फार्मिंग के लिए वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, ठीक है। Thus farmers don't want to left even small portion of land uncultivated. अब क्योंकि फार्मर्स के पास छोटे छोटे लैंड है, ठीक है, तो फार्मर्स क्या चाहते हैं कि वे एक छोटा सा पोर्शन भी लैंड का अनकल्टिवेटेड ना छोड़े। वो चाहते हैं कि उनके पास जितनी लैंड अवेलेबल है वो पूरे लैंड पे बिना एक भी पार्ट छोड़े हुए पूरे लैंड पे वे कल्टीवेशन करें। They use irrigation and fertilizers and produce as much as they can. वे लोग काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन, काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने छोटे से लैंड पे वो करते हैं, ठीक है। दिस क्रिएट अ हाई प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर पड़ता है एग्रीकल्चरल लैंड पे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एग्रीकल्चरल लैंड पे। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग का थर्ड एंड लास्ट टाइप, कमर्शियल फार्मिंग, और ये टॉपिक हमारे इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। तो कमर्शियल फार्मिंग, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कमर्शियल पर्पस के लिए क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है, फार्मिंग की जाती है, ठीक है। तो जब कमर्शियल पर्पस के लिए क्रॉप को ग्रो करवाया जाएगा तो उस क्रॉप का क्वांटिटी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी कमर्शियल फार्मिंग के थ्रू हम अपने देश में जितना भी क्रॉप यूटिलाइज करते हैं उसे ग्रो करवाया जाता है। और इवन कमर्शियल फार्मिंग के थ्रू ही जो क्रॉप ग्रो होते हैं उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है बाहर के देशों में, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग का जो स्केल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। यूज ऑफ हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो कमर्शियल फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉडर्न इनपुट्स, मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे कि आपका HYV सीड्स हो गए, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये काफ़ी एडवांस तरह की सीड्स होती है जिनसे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉप का। फिर उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, इसमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। लैंड प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी हाई। तो कमर्शियल फार्मिंग में लैंड प्रोडक्टिविटी सिर्फ हाई नहीं होती है, वेरी हाई होती है, ठीक है, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पे क्रॉप को प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो हमारा जो लैंड प्रोडक्टिविटी होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। और हाई होने का एक और रीज़न ये भी है कि इसमें मॉडर्न इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, एडवांस तरह की सीड्स, HYV सीड्स यूज़ की जाती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो इन्हीं सबको यूज़ करने की वजह से जो हमारा लैंड प्रोडक्टिविटी होता है वो वेरी हाई होता है। यहाँ से जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है।
राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि राइस जो है वो एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, यानी कि पंजाब और हरियाणा में राइस एज अ कमर्शियल क्रॉप ग्रो करवाया जाता है। प्लांटेशंस अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है जिसको कि हम लोग प्लांटेशंस कहते हैं। सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो प्लांटेशन में क्या होता है, सिंगल क्रॉप, एक ही क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है ऑन अ लार्ज एरिया, काफी बड़े एरिया पे। एक्सपेंसिव मॉडर्न टूल्स आर यूज्ड। काफी महंगे मॉडर्न टूल्स यूज किए जाते हैं प्लांटेशंस फार्मिंग में। जनरली माइग्रेंट वर्कर्स वर्क ऑन लैंड। और जो फार्मिंग लैंड होता है हमारा, जो प्लांटेशन लैंड होता है, उन पे जनरली माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ा फैला हुआ लैंड होता है। ठीक है, उन लैंड्स पे माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि बाहर के जगहों से आकर उन प्लांटेशंस एरिया पे, उन प्लांटेशंस लैंड पे वर्क करते हैं। द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। तो प्लांटेशंस में से जो भी प्रोड्यूस निकलता है, ठीक है, जो भी क्रॉप को प्रोड्यूस करवाया जाता है प्लांटेशंस के थ्रू, उनको यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। जो भी क्रॉप, जो भी प्रोड्यूस हमारा निकला प्लांटेशन से, उनका यूज होगा एज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। उनका यूज करके इंडस्ट्रीज में कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका टी, कॉफ़ी, रबर, सुगर केन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे जितने भी क्रॉप्स हैं ये प्लांटेशंस के थ्रू ग्रो करवाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सेकेंड लास्ट पॉइंट समझाता हूँ। अब जैसे सुगर केन है, तो सुगर केन का यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल इन सुगर केन इंडस्ट्रीज। सुगर केन का यूज़ करके सुगर केन इंडस्ट्रीज में से सुगर बनाया जाता है जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंस the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting plantation areas, processing industries and market plays an important role in the development of plantations. तो क्योंकि प्लांटेशंस के थ्रू जो भी प्रोडक्शन होता है क्रॉप का, वो मेनली मार्केट के लिए होता है, तो एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो कि कनेक्टेड होती है प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और मार्केट के बीच, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस। मैं आसान भाषा में समझाता हूँ आपको। कोई भी एक प्लांटेशन उतना ज़्यादा डेवलप्ड होगा जितना ज़्यादा उस प्लांटेशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और मार्केट के बीच वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के कारण ही प्लांटेशंस, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और मार्केट के बीच जो चीज़ों की सप्लाई है वो बनी रहेगी। ठीक है, और इस कारण से ही हमारा जो प्लांटेशन है वो डेवलप करेगा। सो आई होप आपको ये पूरा प्लांटेशंस क्लियर हो गया होगा और साथ में कमर्शियल फार्मिंग भी क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप कि इसी के साथ आपको पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ फार्मिंग भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है एंड आई होप कि इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और साथ में कमेंट करके भी आप बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, या फिर कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हो। और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई डोंट नो कि आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही में हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर भी हमें ज़रूर से फॉलो कर लेना। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमें सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। दोनों ही जगह पे हमारा हैंडल स्टडी क्लब 07 है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।